यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फर्स्ट फाइनल आंसर की का एंड सेकंड रिजल्ट का। सो यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने उनका जो पहला इंतजार था वो खत्म कर दिया, यानी कि फाइनल आंसर की को आउट कर दिया। अब फाइनल आंसर की आने के बाद जो कैंडिडेट्स थे उनके चेहरे पर खुशी आनी चाहिए थी, उनके जो टेंशन है, जो डाउट्स है, वो खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। यहां पर फाइनल आंसर की आने के बाद जो कैंडिडेट्स उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई और जो चेहरे की खुशी थी वो तो कहीं ना कहीं गायब ही हो गई। और यहां पर ये जो आंसर की है ये एक विवादित आंसर की बन गई है। इवन जो भर्ती बोर्ड है वो भी सवालों के घेरे के अंदर आ गया है। जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत तरह के सवाल भर्ती बोर्ड से पूछ रहे हैं और सिर्फ एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि भर्ती बोर्ड जो है वो जो सवाल हम पूछ रहे हैं उनके निष्पक्ष तरीके से जवाब दे। अब क्या है वो बड़े सवाल, उन्हीं के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे भर्ती बोर्ड की नाकामी के बारे में। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो ये एग्जाम है ये 5 से 6 साल के बाद ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था। सो ऐसे में एक बहुत बड़ा टाइम था भर्ती बोर्ड के पास कि ये जो एग्जाम है इसको बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से इसको कंडक्ट करवाया जाए। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर 30 से 35 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। और इतने बड़े एग्जाम में जो इतने सालों के बाद कंडक्ट करवाया जा रहा है उसके अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि, किसी भी प्रकार की जो गलती है उसकी अपेक्षा यहां पर नहीं की जा सकती है। अब यहां पर आप देखिए भर्ती बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ 150 क्वेश्चन, सिर्फ 150 जो क्वेश्चंस हैं वो यहां पर तैयार करने थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तैयार नहीं करने थे कि 500, 1000, 10,000 क्वेश्चंस तैयार करने थे। सिर्फ और सिर्फ जो है 150 क्वेश्चंस आपके तैयार करने थे। अब इन 150 क्वेश्चंस के अंदर भर्ती बोर्ड ने क्या किया कि अपना काम बचाने के लिए, अपना जो हार्ड वर्क जो है वो बचाने के लिए, अपनी मैन पावर बचाने के लिए, अपना मेन ब्रेन बचाने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या कि जो एआई है, जो इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो है आपकी, ठीक है, या इंटेलिजेंस जो आपकी है वो यहाँ पर क्या करेगी भाई, वो यहाँ पर आपका जो पेपर है, जो आपका पेपर है ना उसको यहाँ पर सेट करेगी। देखिए जो काम आदमी को करना चाहिए था, जो काम इंसान को अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से करना चाहिए था, वो काम यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने किससे करवाया, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से करवाया। ठीक है, अब मशीन तो मशीन है भाई, ठीक है, मशीन तो मशीन है। अब आपने मशीन को कोई काम दे दिया तो वो जितना विवेकशील होकर एक इंसान सोच सकता है वो ऐसा नहीं सोच सकता। ठीक है, सो उसने मशीन के अकॉर्डिंग पेपर सेट कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, तो हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि पेपर एआई सेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप एआई का एक सेट कर रहे हैं पेपर, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एग्जाम में कर रहे हो जहां पर 35 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, इवन कितने साल बाद, 5 से 6 साल बाद, 5 से 6 साल बाद आपका जो ये एग्जाम है कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो अगर 6 साल बाद कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, 35 लाख कैंडिडेट्स उसके अंदर बैठ रहे हैं, तो क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि जो एआई ने पेपर बनाया है उसको एक बार ह्यूमन वेरीफाई भी किया जाए। अभी आप बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाते होंगे जहां पर आपको चेक किया जाता है कि आपकी कुछ पजल्स दी जाती हैं कि आई एम नॉट ए रोबोट, मैं एक रोबोट नहीं हूं। आप उसमें क्लिक करते हैं, आपसे पजल्स बोलेगा स्टेयर्स पे क्लिक करो, ब्रिज पे करो, बाइक्स पे करो, तब वो वेरीफाई करता है यस यू आर ए ह्यूमन, यू आर नॉट ए रोबोट। सो यहाँ पर जब वेबसाइट बहुत सारी चीजें वेरीफाई करती है उस चीजों को, तो आपने उस चीजों को वेरीफाई क्यों नहीं किया? ठीक है, अब विवाद किस चीज के ऊपर उठा, चलिए वेरीफाई नहीं भी किया जो भी है ठीक है, उन्होंने पेपर कंडक्ट करवा दिया, ले देके किसी तरह अपने सिर का जो गठड़ी है, जो बोझ है वो यहाँ पर उतार दिया कि भाई एक बार बच्चों के जो है एक बार उतारो, पेपर जो दे दिया वो सेट दे दिया, जो भी करना है आप कर दो, पेपर कंडक्ट करवा दो किसी तरीके से। क्योंकि उस समय में आपको पता होगा री एग्जाम करवाया गया, उससे पहले विवादित था वो कंपनी का जो था सीईओ, वो भाग गया पेपर करवा के। सो इन सारी चीजों से बच्चे देख ले, फटाफट जो तरीके हैं उनसे आपका एग्जाम को कंडक्ट करवा दिया गया बिना किसी ह्यूमन वेरिफिकेशन के। अब उसके बाद जब एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उस समय भी बहुत सारे सवाल एग्जाम के लेवल के ऊपर भी उठे थे कि ये क्या लेवल सेट कर दिया है, ये क्या सवाल पूछे जा रहे हैं,
क्या इस तरह के कोई सवाल होते हैं। लेकिन चलिए, उस समय तो क्या था, एनालिसिस चल रहा था, पेपर देके सभी आ रहे थे, बहुत जो थे चीजें थी वो हो गई, सेट हो गई, पेपर देकर आ गए, सारा काम हो गया, आंसर की आपकी लॉक्स हो गई है। अब उसके बाद जब फाइनल आंसर की आई है तो उसके अंदर जो ब्लंडर मिस्टेक्स, जो ब्लंडर मिला है, जो मिस्टेक्स मिली है, वो आप मानकर चलो उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अब यहां पर 25-25 नंबर्स का जो डिफरेंस है वो आ गया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को कैंसिल कर दिया गया है, किसी के डबल आंसर्स बता दिए गए हैं। अब एक शिफ्ट के अंदर 7 क्वेश्चंस कर दिए हैं आपके, कैंसिल कर दिए, 3 के डबल आंसर हो गए। तो टोटल ओवरऑल अगर आप हिसाब लगाओगे तो 25 नंबर के आसपास अगर आइडिया आप लेके चलते हो तो वो कम हो रहे हैं। तो इतने नंबर अगर आपके कम हो रहे हैं और फाइनल आंसर की क्या आने के बाद तो जो बच्चे अच्छे अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी भी बहुत ज्यादा नीचे यहाँ पर आ गई है। ठीक है, कि उन्होंने 100 क्वेश्चन तक भी वो पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो सारे गलतियां निकल कर आ रही हैं, जो अब बता रहे हैं कि यार हमने 7 क्वेश्चन मान लो एक शिफ्ट का कैंसिल किया है कि इनके 2-2 आंसर रखे गए हैं। सो आप सबसे पहले बताइए 150 में से आप क्वेश्चन कैंसिल करने की क्यों जरूरत पड़ी? आपको ह्यूमन की जगह एआई की जरूरत क्यों पड़ी? आपको किसने बोला कि आपको, आप वैसे ही खाली 6 साल से बैठे थे, आप अपने आप अपना पेपर सेट कर लेते। अगर आपको नहीं भी करना था तो आप कुछ टाइम पहले का टाइम लेकर अपने पेपर खुद सेट करते। एक क्राइटेरिया रखते, एक पर्टिकुलर एक चीज रखते कि हाँ इसके अकॉर्डिंग भाई सारे काम चल रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमने क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया, कम से कम 150 क्वेश्चन तो सही मिल रहे हैं। अभी आप क्वेश्चंस को कैंसिल कर रहे हो, अभी आप क्वेश्चंस के डबल ऑप्शंस दे रहे हो। अब यहाँ पर इसके बाद मेन लड़ाई शुरू हो जाती है। चलिए आपने क्वेश्चंस को कैंसिल कर दिया, कोई भी बड़ी बात नहीं है, आपने डबल ऑप्शंस दे दिए है, कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक मेन चीज है, वो क्या शुरू होती है वो भी एक बार हम डिस्कस करते हैं। देखिए डबल आंसर्स, एक क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन भी सही है, इसका बी ऑप्शन भी सही है भाई। ठीक है, जिसने ए कर दिया उसको भी नंबर मिलेगा, जिसने बी कर दिया उसको भी नंबर मिलेगा। लेकिन एग्जाम के अंदर एक कैंडिडेट बैठा है, अब एग्जाम के अंदर कैंडिडेट को लग रहा है ए भी सही है, कैंडिडेट को लग रहा है बी भी सही है, और वो दोनों में 50-50 के बीच में फंस गया है। अब उसको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है भाई, नेगेटिव मार्किंग है। अब यहां पर मैं तुक्का नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मैं तुक्का मारूंगा तो ऑब्वियस बात है, अगर नेगेटिव हो गया, बी ऑप्शन सही हुआ और मैंने ये लगा दिया तो मेरा नेगेटिव में मार्किंग यहाँ पर जो है वो मुझे प्रभावित करेगी और मेरे नंबर काट लेगी। तो उसने क्या किया, इस क्वेश्चन को अपने बुद्धि विवेक से स्किप यहाँ पर कर दिया कि भाई मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करूंगा। अभी क्या हो रहा है कि वो ए वाले जिसने तुक्का जय माता दी खेल दिया, इसने यहाँ पर जय भोले बाबा खेल दिया, उनमें से दोनों के भाई ठीक हो गए, एक का माता के नाम से, एक का भोले बाबा के नाम से। लेकिन जिसने मेहनत की और जिसने अपने विवेक से ये सोचा कि अगर मैं करूंगा तो नेगेटिव मार्किंग मुझे प्रभावित करेगी, उसका अब क्या होगा कि भाई वो तो ए भी कर सकता था, बी भी कर सकता था, लेकिन उसने इसलिए छोड़ा ना क्योंकि उसके दोनों ऑप्शन उसको 50-50 लग रहे थे। सो अब यहां पर इसको नंबर आपने दे दिया, इसको भी नंबर दे दिया, लेकिन इस कैंडिडेट जिसने स्किप किया इसका क्या होगा, ये भर्ती बोर्ड को यहाँ पर बताना होगा कि क्या वो जिनके डबल आंसर्स हैं और किसी भी शिफ्ट के अंदर है, चाहे इसका किसी ने स्किप किया हो या आंसर दिया हो, इन सबके जो नंबर है वो इक्वली सबको दिए जाए, यही बात बनती है। अगर मैं भी एग्जाम में बैठता और मुझे भी लगता कि भाई 2 ऑप्शंस में से मेरे को आइडिया है कि 50-50 ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, सो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को छोड़ ही दूंगा, मैं रिस्क क्यों लूंगा? सो मुझे भी इसका जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, अब जो कैंसिल्स हो गए क्वेश्चन उनका क्या करोगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। अब कैसे आप किसी शिफ्ट में कितने हो गए हैं, किसी में कितने हो गए, अब उनका क्या प्रोसेस रहेगा वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो उठता है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भाई। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है जब आपकी कोई एक शिफ्ट, मान लो 2 शिफ्ट है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। जो शिफ्ट 1 है ये इजी आ गई, शिफ्ट 2 जो है ये हार्ड आ गई भाई। ठीक है, अब इजी और हार्ड शिफ्ट जब आ जाती है, यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट मान लेते हैं 100 थे, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट थे आपके 80। ठीक है, तो यहाँ पर हार्डनेस की वजह से वो 20 क्वेश्चंस कम सोल्व कर पाया, यहाँ पर ये ज्यादा कर पाया। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर इसके 200 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर इसके 160 आ रहे हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर बराबर कर दिया जाएगा, यानी कि 200-200। इस तरीके से एक उदाहरण देके मैंने आपको समझाया है। तो यानी कि जो हार्डनेस ऑफ द शिफ्ट है उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन काम करता है, लेकिन जो हार्ड और इजी शिफ्ट का तो यहाँ पर इश्यू नहीं है, यहाँ पर कैंसिल को लेकर, डबल आंसर को लेकर, डबल
आंसर्स को लेकर। सो जो क्वेश्चंस कैंसिल हो गए हैं किसी शिफ्ट के अंदर, ज्यादा हो गए, किसी में कम हो गए, कईयों के डबल आंसर है जिसमें मैंने बताया किसी ने स्किप कर दिया, किसी ने आंसर दे दिया। सो इस कंडीशन के अंदर आप नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, ये चीज आपको बहुत बहुत क्लियरली बतानी होगी कि किस शिफ्ट में कैसे आप नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट दे रहे हो, किस शिफ्ट के अंदर किस बच्चे के कितने नंबर बढ़ा रहे हो, किसके नंबर घटा रहे हो। अभी आपको जो रिजल्ट निकालना है ना, वो आप ऐसा नहीं निकाल सकते, रिजल्ट निकाला, यहां पर लिख दिया रो स्कोर और आपका रिजल्ट को यहां पर लिख दिया बस फाइनल। ऐसा नहीं चलेगा, आपको यहां पर एक पर्टिकुलर पीडीएफ डाउनलोड जो है डालनी पड़ेगी डाउनलोड करने के लिए, जिसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया था वो सभी के सिस्टमेटिक सीरियल नंबर वाइज उनका नाम, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, उनका रो स्कोर होगा, उनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, उनकी शिफ्ट यहां पर दी जाएगी। उसके बाद ये पता लगेगा कि शिफ्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर ओनली रो मार्क्स वाला अगर आपने सिंपल से आपको अगर नंबर दे दिया तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि आप एक्चुअली में आपको फायदा मिला है या नहीं मिला है, आपको नॉर्मलाइजेशन का क्या बेनिफिट मिला है, आपके नंबर घटे हैं या बढ़े हैं। सो यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड है उसको क्लियरली बताना होगा कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं, और किस बेस के ऊपर ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये इन्होंने बढ़ाया है या घटाया है। अभी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो रोज नॉर्मलाइजेशन का आपके ऊपर वो कहते हैं ना, एक पर्ची चिपका देंगे माथे पे, इस शिफ्ट को इतना नॉर्मलाइजेशन, फलाना शिफ्ट को इतना नॉर्मलाइजेशन। ऐसा लगता है जैसे कि वही लोग फूफा बन रहे हैं भर्ती बोर्ड के, और वो उन्होंने साथ में चाय बिस्किट खाते हुए जो है आपके नॉर्मलाइजेशन को सेट किया है। पूरा बोर्ड भर देंगे, काला कर देंगे, आज इस शिफ्ट में इतना नॉर्मलाइजेशन, इसमें घट गया, इसमें बढ़ गया। भाई तुझे कैसे पता घट गया बढ़ गया? नॉर्मलाइजेशन तो इजी और हार्ड पे होता है, तो कैंसिल पे काय को बता रहा है भैया कैसे घट जाएंगे कैसे बढ़ जाएंगे? तुझे खुद ही नहीं पता तो क्या बना रहे, तो दूसरों लोगों को समझ जाओ क्या बना रहे हैं। ठीक है, सो किसी की बातों में बताओ भैया, नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है बहुत जो है एक तरह से मान के चलना सीरियस मुद्दा है। अगर जैसे 20 से 25 में बता रहा हूं आपके नंबर कम हो रहे हैं, सो अगर आप मान के चलो 200 नंबर पे अगर कट ऑफ जाती है और आपके नंबर कम हो गए और आप 175 पर आ गए और इस वजह से आप कम बाहर हो गए, तो क्या करोगे आप खुद सोच के चलिए। ठीक है, 225 नंबर बन रहे हैं किसी के और वो 200 पे आ गया, तो सो यहाँ पर इन चीजों का बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा, और इन चीजों को रोकना होगा रिजल्ट आने से पहले। और ये रोक कौन सकता है? ये आप रोकोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पावर है भाई, आपका नौकरी दांव पे लगी, आपकी वर्दी दांव पे लगी है। दूसरे को क्या मिलेगा? दूसरे को ये मिलेगा खड़ा होकर वो यूं बता जाएगा इतना नॉर्मलाइजेशन इतना नॉर्मलाइजेशन। तो अपने हक की जो लड़ाई है ना, वो खुद सबसे पहले लड़नी पड़ती है। कहते हैं ना, पहले खुद जलना पड़ता है तब दूसरों को रोशनी मिलती है। तो दिया खुद जलता है तब दूसरों को रोशन करता है। ठीक है ना? सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई, भर्ती बोर्ड के पास जाओ। ठीक है, भर्ती बोर्ड को जाओ का मतलब ऑनलाइन जाओ, मुख्यमंत्री सीएम योगी जी जो है उनको टैग कर दो ट्विटर के ऊपर। ठीक है, ट्विटर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो। भाई तुम 35 लाख लोग हो जिन्होंने ठीक है पेपर के अंदर जो जिनकी स्ट्रेंथ थी, अगर मैं वो भी छोड़ दूं तो आप 10 लाख लोग आ जाओ, 10 भी छोड़ दो 5 लाख लोग आ जाओ, 5 भी छोड़ दो तो 2 लाख लोग तो आ जाओ। वो 2 लाख लोग भी अगर ट्वीट कर देंगे, मैं तो कह रहा हूँ 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी, 1.5 लाख भी कर देंगे ना, तो भी कुर्सी जो है योगी आदित्यनाथ जी की उसके नीचे की गर्माहट हो जाएगी कि जो बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं और ये आपको कैसे बुझानी है। ठीक है ना? सो आप ज्यादा से ज्यादा आजकल के अंदर आप इस चीज को करो कि जल्दी से जल्दी ट्वीट करो, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो, ताकि मामला, वो कहते हैं ना रोटियां सीखने के बाद तो उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, अभी कच्ची रोटी है, उससे पहले उसकी कैसी शेप देनी है वो अब आपके हाथ में है। ठीक है, कोशिश करो ट्विटर के ऊपर जाओ, हम खुद भी ट्वीट, मैं खुद ट्वीट करूंगा एक। ठीक है, मेरा ट्विटर हैंडल है @by अनुज, मेरा ट्विटर हैंडल भी बता देता हूं, वहां पर जाकर के आप रीट्वीट जरूर कर देना @by अनुज। ठीक है, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर जाओ फॉलो करो यार, यहाँ पर जाके आप इसको रिट्वीट करो। और रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द, कभी भी 2 से 3 दिन के अंदर, आज भी आ सकता है, कल भी, परसों, यानी 2 से 3 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सो उससे पहले आप जो कुछ कर सकते हो वो आप जरूर करो, अपने हक के लिए आप जरूर लड़ो। ढीले बैठने से कोई फायदा नहीं है, ट्वीट ही तो करना है, जाओ ट्वीट करो, ताकि जो इंसाफ है वो आपको मिल सके, जो आपका हक है वो आपको यहाँ पर मिल सके। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार तेरे को तो नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाएगा लोगों की सुन के, तो वो नीचे नीचे आपको और भी आपके जड़े काटेंगे, रास्ते काटेंगे, क्या करना है, फालतू करना है, भर्ती बोर्ड क्या करे, किसी की बातों में मत आओ। वर्दी आपकी जाएगी, नौकरी आपकी जाएगी, नुकसान आपको होगा। तो जाओ ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो। ठीक है,
और साथ में एक काम और करना, जाने से पहले, वीडियो बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि आपके और भी दोस्तों को इसका फायदा मिल सके। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।